स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आने में थोड़ी देर हुई, उसके लिए माफ़ी, लेकिन फिर से आइए, हम लोग हिंदी को पढ़ रहे हैं। बिहार बोर्ड में गोधुली भाग 2 हम लोग चल रहे हैं। हमारा पद्य खंड खत्म हो चुका है और हमारे गद्य खंड का प्रारंभ हो गया था, जिसमें हमने आपको पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ाया था। आइए अब बारी है दूसरी कहानी की, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपने देखा एक भाषण है। दूसरा जो अब चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, उसका शीर्षक है विष के दांत। शीर्षक देखकर ऐसा लगता है मानो किसी जहरीले पशु के बारे में बात होगी और उस पशु के गुणों के बारे में बताया जाएगा। बात भी सही है। इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस दुनिया में सबसे जहरीला चीज़ क्या होता है और क्या है उसके दांत। लेकिन उससे पहले आइए हमारे अपने बिहार के लेखक, आलोचक, प्रपद्यवाद के प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में एक परिचय ले लेते हैं। हम लोग उनसे अनजान हैं, लेकिन हिंदी साहित्य जगत उनसे बिल्कुल भी अनजान नहीं है। नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में आइए हम लोग पता करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है। इस लेख के, इस कहानी के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ। इनके पिताजी का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा था और इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। जन्मना यानी जब से जन्म हुआ तब से वो भोजपुरी भाषा को ही बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत, दर्शन का मतलब होता है एक झलक, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर विषय की बात की जाए जिसमें विद्वता हासिल की गई है तो दर्शन का अर्थ होता है अपना एक सोच, जीवन को चलाने के लिए, जीवन में आने वाली परेशानियों को हल करने के लिए हम जिस सोच के सहारे आगे बढ़ते हैं उसे हमारे जीवन का दर्शन कहा जाता है। तो वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़े पुत्र। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि, किनके व्यक्तित्व निर्माण में, यानी नलिन विलोचन शर्मा जी के व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य का मतलब होता है पिता की विद्वता के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। संस्कृत में भी एमए किया और हिंदी में भी एमए किया है। वे कहाँ कहाँ कार्यरत रहे आइए जानते हैं। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में है, रांची विश्वविद्यालय तो रांची में ही है और पटना विश्वविद्यालय पटना में। इन सब जगहों पर ये प्राध्यापक रहे हैं। प्राध्यापक, केवल अध्यापक नहीं, प्राध्यापक। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत क्या लिखा हुआ है तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक। तो जहां हम लोग यहां जान रहे हैं कि इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ, वहीं हमें यहाँ पता चलता है कि इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई और मरने तक वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी हिंदी से इनका जुड़ाव हमेशा रहा। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद, अब प्रपद्यवाद किसे कहते हैं ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। इनको सबसे मुख्य रूप से आलोचक के रूप में जाना जाता है। नलिन विलोचन शर्मा एक अच्छे आलोचक जरूर हुए हैं। आलोचक का मतलब हम फिर आपको बोलते हैं, कहाँ आलोचना का शब्द लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, निगेटिव मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं कोई मेरी बुराई करे। नहीं, आलोचना का मतलब बुराई नहीं होता। आलोचना का मतलब होता है हर एक दृष्टिकोण से किसी रचना की व्याख्या करना,
सामाजिक, राजनैतिक, जो भी जिस भी रचना की आप व्याख्या कर रहे हैं, और अगर आप उसकी व्याख्या इस प्रकार कर रहे हैं कि सभी वर्ग के लोग आपकी उस व्याख्या से सहमत हो रहे हैं, तो आपको एक अच्छा आलोचक माना जाएगा। और उनकी रचना इस प्रकार है: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास में विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां। कहानी संग्रह है केसरी कुमार तथा नरेश के साथ, काव्य संग्रह नकेन के प्रपद्य और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री, ये सब इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विष के दांत कहानी के बारे में हम जानते हैं कि हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसको एक झलक में क्या जान सकते हैं हिंदी के दृष्टिकोण से। फिर तो हम आपको पूरी कहानी पढ़ा ही रहे हैं, वो आप देखेंगे ही। हिंदी में आप उसे क्या लिखते हैं? विष के दांत तथा अन्य कहानियां। सबसे पहले तो ये जानिए, विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से यह कहानी ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। और जब मध्य वर्ग आया तो इसीलिए हम बोले दुनिया के सबसे जहरीले जानवर की कहानी है ये, यानी हम मनुष्य की कहानी है। मनुष्य कितना जहरीला हो सकता है ये इस कहानी के जरिए आपको पता चलेगा। मनुष्य कितना जहरीला का मतलब हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि जहर, उसके किए गए कार्य किसी को कितने बुरे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, ये जानना, ये समझकर मनुष्य अगर अपना जीवन अच्छे ढंग से चले तो वो मनुष्य, अन्यथा तो सभी लोग जानवर हैं ही। और ऐसे ही एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को, अंतर विरोध मतलब ऐसे विरोध जो अंदरूनी रूप से हैं, बाहरी किसी को नहीं झलकते हैं, अंदरूनी रूप से हैं। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। समाज में जो अंतर विरोध है कहानी जब पढ़िएगा तो आपको सामाजिक अंतर विरोधों का तो पता चलेगा ही कि समाज में कैसा विरोध चलता है मनुष्य और मनुष्य के बीच। साथ ही साथ मनुष्य अपने मन में भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कैसे अंतर विरोधों को से लड़ता है या अंतर विरोध को उजागर करता है, ये कहानी करेगी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो यहाँ कहानी का एक किरदार आपको मिलता है सेन साहब। हम कहानी पढ़ रहे हैं मध्य वर्ग की। मध्य वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जो वर्ग न बहुत ज़्यादा अमीर होता है, जो वर्ग न बहुत ज़्यादा गरीब होता है। उसके पास अपने कुछ भविष्य के लिए बचत कोष रहता है, कुछ चीज़ें वह अपने लिए कर सकता है, उसको किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं होती, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती। हम ना गरीब हैं न बहुत अमीर हैं, ना हमें खर्च करने से पहले सोचना पड़े तब हम बहुत अमीर हुए, और ना हमको खर्च करने के लिए कुछ हो तो हम बहुत गरीब हुए। हमारे पास है लेकिन हम कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें? खर्च करें, भीखी नहीं करें, बिना खर्च किए भी काम चल सकता है। तो ऐसा परिवार जो भी होता है वो मध्य वर्ग की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में ही एक परिवार सेन साहब का है जिसमें महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, लिंग भेद जैसे कुसंस्कार, यानी जो लड़का और लड़की के बीच में विभेद करता है, वैसा मध्यम वर्गीय परिवार का भी चित्रण है इसमें। तो दूसरी ओर गिरधर और नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति की श्रेणी है। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे ऐसे लोग की श्रेणी भी है जो नौकरी पेशा यानी किसी नौकरी में है और अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। ऐसी श्रेणी भी है जो हमेशा कभी न कभी नौकरी में किसी के द्वारा दिए गए कामों को, थोपे हुए कामों को करते रहते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने की ओर संघर्ष करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए
प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यहाँ कहानी में आप देखिएगा कि एक जरा से मजबूत व्यक्ति की महत्वाकांक्षा यानी ऐसी आकांक्षा जो उसके सर पर ऐसे भूत के समान सवार हो जाए कि उसके आगे फिर उसे कोई और चीज वह देख ही नहीं सके, तो ऐसी आकांक्षा को महत्वाकांक्षा कहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आइए देखिए। यहाँ खोखा है, खोखा यानी उसका पुत्र। सेन साहब एक बंगाली परिवार से बिलोंग करते हैं और उनके लिए बेटा को वहाँ बंगाल में खोखा कहा जाता है, तो खोखा शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए देखिए कहानी क्या कहती है। अब हम लोग कहानी के ओर चल रहे हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। बरसाती का मतलब हुआ जो घर के आगे छोटा सा छत निकला रहता है दरवाजे के आगे, जिसको आजकल अंग्रेजी में पोर्च कहते हैं। तो पोर्च में खड़ी है काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड। अब गाड़ी का रंग देखिए काला है और गाड़ी की कंपनी है स्ट्रीमल इंड। चाहिए तो आप भी अपने किताब को लेकर बैठिए, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, किताब लेकर बैठिए और जो जो चीज़ें हम हाईलाइट करते जा रहे हैं आप भी अपने किताब में हाईलाइट करते चलिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव तैयार होते चला जाएगा। सबसे पहला है कि भाई बरसाती में खड़ी है सेन साहब की मोटर कार यानी कार जो काले रंग की है और स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, इस प्रकार खड़ी है चमचमाती हुई कि अब स्टार्ट करेंगे अब गाड़ी चली जाएगी। यानी उस गाड़ी को इस ढंग से रखा ही गया है घर में कि लोग दूर से देखकर समझ सकें कि यह गाड़ी चलती है, और यह गाड़ी चलती है तो इससे रईसी झलकती है। रईसी झलकाने के लिए उन्होंने इस गाड़ी को इस तरह से अपने यहाँ रखा है, वरना गाड़ी में घर में गैरेज भी है वहाँ रखे रहते नहीं, उन्होंने पोर्च पर रखा हुआ है कि मतलब हम अगर सब्जी लाने भी जाएंगे तो गाड़ी से ही जाएंगे। ये हम अपनी अमीरी दिखा रहे हैं। कब उड़ जाए, सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। देख रहे हैं गाड़ी का दाम 7,500 है, 7,500 में, और आज 7,500 में कुछ नहीं होता, ये उस जमाने की कहानी है। 7,500 में आई है, काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, इतनी चमक रही है कि अपना मुंह भी दिख सकता है। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो। सामत शब्द का अर्थ होता है एक कठिनाई आना, एक जो है सो कि आप समझ सकिए दिक्कत आना। किसकी? तो क्लीनर। क्लीनर कौन? वह व्यक्ति जो गाड़ी साफ कर रहा है। शोफर, शोफर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है, जिसे ड्राइवर भी कहते हैं। शोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है, ताकीद यानी हिदायत, ऑर्डर है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। खोखा खोखी कौन? खोखा खोखी मतलब बेटा और बेटी। सेन साहब के बेटा और बेटी गाड़ी के पास फटकने न पाए। ये किसकी हिदायत है? ये हिदायत है मेम साहब। मेम साहब कौन? सेन साहब की पत्नी। ठीक है, तो मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील हैं। तब यहां से हमको फिर पता चला कि सेन साहब की लड़कियां कितनी? 5 हैं। लड़कियां 5 बड़ी सुशील हैं, 5 ठहरी, और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं। यानी ये जो 5 बेटियां हैं सेन साहब की, ये सभी बहुत डिसिप्लिन्ड में और बहुत वेल बिहेव्ड हैं, बहुत अच्छी लड़कियां हैं। संस्कार कूट कूट कर भरा है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का
गर्व है। हमारे यहाँ लड़कियों को स्वतंत्रता आजकल दी जा रही है और सेन साहब का परिवार है जहाँ लड़कियों को यह सिखाया गया हो कि न कि क्या करना चाहिए, लेकिन यह बहुत ध्यान से सिखाया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और लड़कियों ने उन सब बातों को माना भी है, क्या नहीं करना चाहिए। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। पांचों बेटियों को देखिएगा, कितना अभी लग रहा है कितना अच्छी बात है, पांचों बेटियों को समेट के रखा गया है, घर में रखा गया है, कितनी अच्छी बात है, परिवार अच्छा है, अपने बच्चों पर ध्यान देता है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं, खेलने के लिए केवल इसलिए भेजा जाता है कि सेहतमंद रहिए, आपका शरीर चालू रहे। ऐसी स्थिति में लड़कियों को इस तरह की तालीम दी गई है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। मुस्कुराना है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट की आवाज भी बाहर न जाए। ऐसी स्थिति है सेन साहब की लड़कियों की। सेन परिवार के मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। मुलाकाती रश्क, रश्क शब्द का मतलब होता है मित्र। मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, ये जो लोग मिलने आते हैं वो आप भी सुने होइएगा कि फलनमा के बेटा के देखे थे कितना अच्छा से था, तुम नहीं रहते हो। ये तो चलिए परिवार की बात है, लोगों का मनोवैज्ञानिक चीज है, वह बोलेंगे, लेकिन लड़कियों को देखकर ये बोला जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। मोटर कार के लिए खोखा खोखी नहीं फटके, ये हिदायत दी थी। तो लड़कियों से तो कोई खतरा नहीं था। क्यों? लड़कियां तमीज और तहजीब की मूरत थी, कठपुतली थी। तो वर्ड भी यूज किया है, कठपुतलियां हैं, यानी उन्हें अपने मन से कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। उन्हें यह सिखाया गया है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो सिखाया ही गया है, क्या नहीं करना चाहिए ज्यादा सिखाया गया, तो वो बंदिश में बंद कर हैं। जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक धमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है, बेटा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, इकलौता बेटा है। 5 बेटी के बाद एक बेटा हुआ है, तो इस परिवार ने उसे सर पर चढ़ाया है। देखिए, खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। यानी खोखा ऐसे समय पर अवतरित हुआ, ऐसे समय पर आया जब किसी को यह उम्मीद ही नहीं थी कि वह आएगा भी। इसलिए वह नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा था, नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। ऐसा जब जाकर लोगों ने यह आशा कर ली थी सेन दंपत्ति ने कि अब हमें कोई पुत्र नहीं होगा, ऐसे में पुत्र का आविर्भाव हुआ था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था,
और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इसलिए देखो कितना दोनों को मिलाया गया कि चूंकि जिस समय आशा छोड़ दी गई उस समय उसका आविर्भाव हुआ, तो वह जीवन के नियम का तो अपवाद था ही, घर के नियम से भी अपवाद था। जहां घर में सबको तमीज और तहजीब में पांचों बेटियों को रखा गया है, वहीं खोखा को छोड़ दिया गया है। उसके लिए घर के कोई नियम, कोई कुछ कार्य नहीं करते हैं। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। इसलिए मोटर कार में जान बसती थी सेन साहब की। क्यों जान बसती थी? क्योंकि वो उनका स्टेटस सिंबल था। देखकर समझते थे लोग कि नहीं बहुत रईस है। ऐसे में अगर मोटर गाड़ी को कुछ हो जाता तो लोग को लगता कि ठीक ढंग से नहीं रखा गया है, स्टेटस में थोड़ा सा कमी आ जाता। इसलिए अगर मोटर कार को कोई खतरा था तो वह केवल खोखा से ही था। अब देखो कौन कौन है। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों बेटी का नाम है और ऑब्जेक्टिव है। इनमें से कौन सेन साहब की पुत्री नहीं थी? और इसमें से 3 नाम दे देगा, एक नाम अलग दे देगा। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। बेटी के लिए अलग, बेटा के लिए अलग। कोई माँ बाप बेटा और बेटी में फर्क करेंगे केवल इसलिए कि वह बेटी और बेटा एक हो, कि बेटी के लक्षण खराब हो या बेटा एकदम बहुत सुघड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल इसलिए कि इकलौता है वह, उसकी सारी गलतियां माफ है, तो ये आप जुर्म करते हैं। नैतिकता के आधार पर आप गलत करते हैं। आपके लिए सभी बच्चे समान होने चाहिए। अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। इसे यह नहीं बोलना चाहिए कि नहीं अब हो गया, अब चलो तुम्हारा शादी विवाह कर देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। तो कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। नूनू हुआ ने कि हम डिसाइड कर लिए कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, 3 इडियट्स में जो बोलता है, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। 4-5 साल का बच्चा है, 7 साल का, 8 साल का, उसमें इंजीनियरिंग का लक्षण दिखने लगा। यहीं से महत्वाकांक्षा दिखती है सेन साहब की। क्यों? बेटा सेन साहब इंजीनियर थे तो उनका बेटा भी इंजीनियर ही बनेगा, ये पहले सोच लिए आप, ठीक है। इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। अभी से ट्रेनिंगों देने लगे आप। क्या करने लगे? बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। खोखा के स्वभाव के अनुसार सिद्धांत बदले गए। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। अक्सर सेन साहब के मित्र आते हैं तो बातचीत के दौरान होता है भाई कि हम लोग तो जो करना था कर लिए, अब हम लोग का बाल बच्चा क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या? कर रहे हैं, बड़ाई झाड़ने के लिए। हमारा बेटा क्या है? हमारा बेटा तो अभी से ही तैयारी कर रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मौलिकता खत्म होती है, स्वतंत्रता खत्म होती है बच्चे की। आपको बच्चे को कुछ हद तक स्वतंत्रता देनी चाहिए, लादना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना,
सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, तो यहां फिर उम्र आई। खोखा कितने साल का हो रहा है? 5 साल का। और फिर एक ऑब्जेक्टिव है, क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेसमैन, इंजीनियर। ठीक है, वह कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करें। 5 साल के बच्चा को आप हथौड़ी थमा रहे हैं। ये आपकी सोच है इंजीनियर बनाने की? ऐसे इंजीनियर बनते हैं? ये आपकी महत्वाकांक्षा दिखा रही है कि आप अपनी इच्छा को उस पर लाद रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हासिल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता है। आपके बच्चे अभी 5 साल के हैं सर, और आप उसे अभी से सोच रहे हैं कि वह इंजीनियर बन रहा है, और आप काम पर लगा दिए उसको, जिसे बाहर मैदान में खेलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप उसे क्या कर रहे हैं? इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, और अपनी इस महत्वाकांक्षा में आप हिंदुस्तान के लोगों के पालने पोसने के तरीके पर व्यंग करते हैं। ये सेन साहब का 2 मुहा चेहरा दिखा। बेटी को तो बोल रहे हैं घर में बंद रहो, अब बेटा अभी 5 साल का भी नहीं हुआ और उसके लिए आपने करियर डिसाइड कर लिया, और इनको बाहर जाने की आज़ादी तक नहीं है, और ये बाहर जाकर लकड़ी ठोक पीट करने का काम कर रहा है। कहा कि हाथ को औजार दिखेगा, हाथ औजारों से वाकिफ होगा। यही हुआ 2 मुहा चेहरा, और यही है विष का चेहरा जो समाज में विष घोलता है। और इसका क्या इफेक्ट इसके बेटे पर पड़ रहा है वो भी इस कहानी में दिखेगा। आइए देखते हैं। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, यानी अखबारों में काम करने वाले, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। माहौल बैठा है, एक उनके दूर के रिश्तेदार हैं, उसके बच्चे का तमीज़ और तहजीब देखकर किसी ने तारीफ कर दी कि नहीं आपका बेटा बहुत समझदार है, खोखा से छोटा था, समझदार है। खोखा की यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ ये बोला जा रहा है माहौल में, गपशप के माहौल में, कि आपका बेटा तो बड़ा अच्छा, बड़ा समझदार है, स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। आपसे किसी ने पूछा, आपको दूसरे बच्चे की बड़ाई भी नहीं बर्दाश्त हो रही है? आप क्या हैं? आप क्या हैं साहेब? आदमी है ना कि नहीं? यही पशु है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे, बार बार वही बातें। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, चुप होकर मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब को बीच में टपकने कौन बोला था? लेकिन अपने बेटे के बारे में चर्चा नहीं सुनकर उनको मिर्ची लगी। वो पहले ही बोल गए इंजीनियर बनना चाहता है, मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा। और यहाँ पत्रकार महोदय से प्रश्न था, तो पत्रकार महोदय ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि कुछ बने ना बने, सभ्य व्यक्ति जरूर बनेगा मेरा बेटा, और वह जो करना चाहेगा उसे उसकी आज़ादी रहेगी। जब आप सभ्य बनते हैं ना, तो आप हमेशा निर्माण की तरफ बढ़ते हैं। आपका बेटा क्या पढ़ रहा है, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है
तो वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या बनेगा, इससे ज्यादा जरूरी यह देखना है कि वह क्या कर रहा है, वह किसके साथ कर रहा है, किसके साथ रह रहा है। सबसे पहले बच्चे में संस्कार देना चाहिए। संस्कार अगर रहेगा तो ज्ञान खुद ब खुद आएगा, और अच्छे संस्कार हमेशा निर्माण की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए उस पर यह ध्यान देना कि वह पढ़े से ज्यादा जरूरी पत्रकार महोदय ने यह समझा कि हम अपने बच्चे को संस्कारी बनाएं। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर ऐंठ कर रह गए। यानी ऐसा भिंगा के मारा पत्रकार महोदय ने सेन साहब को कि सेन साहब कुछ नहीं बोल सके। हम बार बार बोलते हैं, किसी लड़ाई में, किसी रोड पर अगर आपसे आपकी गलती नहीं होते हुए भी सामने वाला गलती कर गया तो झगड़े को आगे बढ़ाने से अच्छा है हाथ जोड़कर बोलना, नहीं नहीं भैया हमरे गलती था। ये बोलकर शांति से साइड निकल जाने पर आपकी बेइज्जती नहीं होती है, सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है कि सच में गलती उसकी थी या मेरी थी। तो इसी बात पर यह व्यंग्य है, कटाक्ष है कि आप बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और हम बेटा को सभ्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, तभी बाहर शोरगुल सुनकर, ये सब बात चल ही रहा था, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शौफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। शोफर और किसी औरत में झगड़ा हुआ था, वहीं पर उसका बेटा भी था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस बात पर मुझको मारने दौड़ा। तो उस बच्चे का नाम मदन है और शौफर ने बताया कि मदन आपको गाड़ी को छू रहा था, तो मैंने उसे बोला गाड़ी गंदी हो जाएगी, दूर हो जाओ, तो हम ही पे उल्टा चढ़ने लगा, मारने लगा। बताइए साहब क्या गलती है मेरी? ठीक है, मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी मां भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की मां कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की मां, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की मां अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? वाह 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 वाह, एक बच्चे को आपके ड्राइवर ने धक्का दे दिया, उसे चोट आ गई और वह किरानी का बेटा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका चरित्र है, ये आपकी मानवता है, और आप देखना भी नहीं पसंद करते उसे। ठीक इसी वक्त एकदम सेम यही टाइम था। एक तरफ मदन को मना किया गया कि गाड़ी नहीं छुओगे, और ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, शौफर भी दौड़ा। गाड़ी के पीछे गाड़ी में खटखट का आवाज आ रहा था और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। अपनी अपनी गाड़ियों की ओर सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। बाहरी दुनिया, दूसरा आदमी गाड़ी छूने का कोशिश किया तो उसे धक्का देकर आपके ड्राइवर ने उसके घुटने फोड़ दिए, उसके घुटने से खून निकल रहा है, और आपका बेटा आपके गाड़ी के पिछली लाल बत्ती का शीशा चकनाचूर कर गया,
तो आप उसे गोद में उठाकर प्यार से डांट रहे हैं। ये कैसा चरित्र है आपका? ये क्यों जहर आप उगल रहे हैं समाज में? सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। वाह वाह वाह, आपका बेटा कर रहा, आप ही बड़ाई लूट रहे हैं। कोई लाज नहीं लगता, लज्जा नहीं आती आपको? क्योंकि वो आपका बेटा है तो वह कुछ भी कर सकता है। नियम सभी के लिए होना चाहिए। आपकी बेटी तक को यह अधिकार नहीं है कि वह गाड़ी छुए, और आपका बेटा गाड़ी का शीशा चकनाचूर कर रहा है साहब। तो यहां एक और बात पता चलती है कि खोखा का नाम काशू है। ठीक है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। जो आदमी अंधा हो जाता है महत्वाकांक्षा में ना, उसे सामने वाले की भावना से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लिखता है कि समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काशू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। वाह रे वाह, आपका बेटा आपकी गाड़ी को तो कर ही रहा है, दूसरे की भी गाड़ी को करा, और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या यही काम अगर मदन करता तो सेन साहब इसी तरह का रिएक्शन देते? आंसर नहीं। तो अब यहाँ एक और चीज है कि भैया मोरे राजकुमार, किसकी गाड़ी पंचर की थी काशू ने? तो मिस्टर सिंह की। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो काशू बाबा का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। काशू बाबा ठीक है। काशू बाबा ने टायर पंचर कर दिया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। बोले, ऐसा घर नमस्कार हो जहाँ बेटा कुछ करता है तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं, बाहरी लड़का कुछ कर जाता है तो उसका मुंह चूर दो, वही काम। तो ऐसे वह घर को नमस्कार है। जल्दी जल्दी जाने में सब लोग अपना भलाई समझे। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बात करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि काशू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। वह सीख लिया तो शरारत कर देगा, दू लपड़ लगता वहीं ठीक हो जाता, अगला दिन से कुछ नहीं हो सकता। इनके करेगा ऐसा? काहे करेगा? इकलौता बेटा न है, तो इकलौता बेटा है तुम अपने माथा पर नचाओ ना, हमरा नुकसान काहे करते हो? उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। बाबा, 5 साल का बेटा इंजीनियरिंग में दिलचस्पी ले रहा है, बाप सोच रहा है। छी 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 छी। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। यानी इसी तरह का बेमतलब का बात होते रहा। अब तक आप जान चुके हैं कि सेन साहब हैं कहानी में। कहानी में 5 बच्चियां हैं। एक खोखा है जिसका नाम काशू है, एक मदन है जिसको ड्राइवर ने धक्का दिया है, और एक पत्रकार महोदय जो बेटे को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। एक मिस्टर सिंह है जिनके टायर का हवा खोखा ने निकाल दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, बेरा मतलब जो उनके यहाँ काम करने वाला है, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था
और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। ये सब घटना जैसे खत्म हो गया, सब चला गया, तो सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाया। गिरधर लाल कौन? मदन के पिताजी। और कौन? ये सेन साहब की फैक्ट्री में ही किरानी का काम करते थे, और सेन साहब के बंगले में ही एक कोने में उनके लिए एक कमरा था आउट हाउस टाइप का, उसमें वो रहते थे पूरे परिवार के साथ। कौन? तो भैया गिरधर लाल। बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, गंदा मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को क्या वह अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गाड़ी छुआ, वो भी छू नहीं सका, और वो बच्चा सेन की नजर में गुंडा, चोर और डाकू बन गया। और बेटा गाड़ी का शीशा चकनाचूर किया, दूसरे गाड़ी का हवा निकाल दिया, तो वो इंजीनियर बनने लगा। तो आप अपना विष अपने बेटे को भी दे रहे हैं, वह भी यही सीख रहा है, और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक विष के दांत है कि आप जैसा मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, जो अपने आप को इतना ऊंचा समझता है कि उसे अपने साथ साथ अपने पुत्र के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का भी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, ऐसा समझता है। ठीक है। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकती हो। गिरधर लाल को बोले और उनके बेटे मदन के बारे में सब कुछ बताया। केवल बताया नहीं, फैसला भी सुना दिया, गुंडे बनेगा। आप अमीर हैं, आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बोल दीजिएगा। और गिरधर लाल चूंकि बेटा है, मालिक बोल रहे हैं उसके बारे में, तो बुरा तो लगेगा ही गिरधर लाल को। तो उस रात क्या हुआ? उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चीत्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। गिरधर लाल गया, अब बेटा को भरपेट डंगाया, इतना कि चीत्कार करने लगा, रो रहा है। उसकी आवाज से सेन को आराम मिल रहा है। बेटा उसका गाड़ी छुआ भी नहीं, उसके लिए आप उसको मार खिला दिया और आपका बेटा चूर कर दिया। छी 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 छी। राम 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 राम। ये चरित्र है, इसीलिए इसका नाम विष है। इसी चरित्र के लिए विष प्रयोग किया गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड सॉइल द चाइल्ड। देखो कितना बड़ा अंग्रेजी का प्रोवर्ब भी बोला, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर का मतलब है छोड़ दो, स्पेयर द रॉड छड़ी छोड़ दो, एंड स्पॉइल द चाइल्ड और बच्चे को बिगड़ने दो। यानी अगर आपको बच्चे को बिगाड़ना है तो उसे पीटना बंद कर दो। तो आप भी तो यही कर रहे हैं, आईनाने देख रहे हैं अपना। अपने बेटे के लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरे का बेटा था, उसको मार खिलवा रहे हैं और अपने आप को बड़ा बुग्गा आदमी समझते हैं। ये है सेन का चरित्र। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी।
लेकिन उन्होंने भी अपनी खीज मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिकमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। कितना बड़ा कटाक्ष किया है नलिन जी ने। रो रहा है, मार आपके कारण खा रहा है, और आप झुंझला भी रहे हैं कि कैसा रो रहा है। अच्छा हुआ, रोने के बाद लोग कपसता है, सिसकी निकलती है इतनी मार पड़ने के बाद। अच्छा है सिसकियां नहीं आप तक पहुंची, नहीं तो आप तो उससे सिसकने का भी अधिकार छीन लीजिएगा जी। गुलाम बनाकर रखे हैं, गुलाम है कोई आपका, आप इस तरह से कर रहे हैं। ये है सेन का चरित्र। आगे चलते हैं। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। अब दूसरा दिन क्या हुआ, अब देखो दूसरा दिन क्या हुआ। दूसरा दिन क्या हुआ, दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले की अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। तबीयत मचल गई मतलब मन कर गया। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस बोला गया खोखा को, कौवा बोला गया यही मदन को, मदन और उसके दोस्तों को। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। बाप वाला गुण। सोच लिया कि बाप रौब से रहता है अंदर में, तो हम भी रौब से बाहर में रहेंगे, हम भी खेलेगा। काहे खेलने देंगे, नहीं देंगे। यही मदन का एटीट्यूड था। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कल मार खाया था मोटर कार के लिए। मैम किसी आगे बोला लट्टू खेले भैया से। काशू तैस में आ गया। काशू 5 साल का बच्चा तैस में आ गया। इसी को बोलते हैं आपने जो बोया है वही आप काटिएगा। वहां सेन का रौब काशू में भी आ गया। काशू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। काशू था, बड़ा घर का बेटा था, सब बात मानता था, बहन तक को पीटता था, तो वो भी गुस्सा में दे दिया मदन को एक मुक्का। ऐसी सब घटना हो रही है बंगले से बाहर, जहां न कोई राजा न कोई रंक, सब बराबर। बंगले में न तुम सेन का बेटा हो, बाहर बंगला में न तुम्हारा बाप है, बाहर। अब चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। कितना अच्छा अच्छा लाइन लिख रहे हैं। अहाते में यही लड़ाई, अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो काशू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जौन लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में महल वाले जीतते हैं तब जब झोपड़ी वालों में से कुछ महल वालों की मदद करते हैं। लेकिन अगर कोई मदद नहीं करे ना तो हमेशा जीत झोपड़ी वालों की होगी। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ,
उन्हें न तो अपने दर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। लड़ाई खत्म हो गई, मार खाया। कौन मार खाया? तो खोखा। मदन जानता था कि कल साला गाड़ी ने छुए थे तो बाबू हमको इतना डंगाया था, आज तो मालिक का बेटा को मार के बिछौना बिछा दिए, क्या करेगा नहीं करेगा। तो मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। धीरे धीरे घुसा, मार खाना तो उसके लिए मामूली बात था। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था? डर तो था कि कल तो गाड़ी छुए नहीं थी कि इतना शिकायत हो गया था, आज तो क्या क्या किए हैं। आज उसको डर था कि और भी बुरा मार लगेगा। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। भूख लगा था, बोला मार तो खाने है, पहले खाना खा लेते, भूखे कितना मार खाएंगे, बच्चा है। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, यानी गिरधर लाल इस बार गुस्सा नहीं रहा था। तो क्या हो रहा था? उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी तो जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। देखे, बेटा को मारा, बाप को नौकरी से निकाल दिया। कितना छोटा दिमाग है से इनका। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ, मतलब उसको अगर ये सुनाई देता है आज आने दो, आज मार के बिछौना बिछा देंगे, तो सुनबो करता। लेकिन जो है ऐसा कोई बात नहीं हो रहा था। जब बात नहीं हो रहा था, वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की उंठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। यानी कभी भी उसको ये नहीं होता था कि हमको मार लगेगा, कुछ होगा। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ, यहाँ से लगता है ये जो है सो कि थोड़ा सा उसका ये हो गया है, रिपीट हो गया है। बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए गिरधर मदन के बिल्कुल अपने दांत भींच लिए। ई लाइन न है। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। आज गिरधर ने मदन को मारा नहीं, गिरधर ने मदन को गोद में उठा लिया प्यार से। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकल जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। यानी गिरधर लाल भी परेशान था सेन साहब से, लेकिन जिम्मेदारी थी परिवार की, नौकरी छोड़ नहीं सकता था। आज नौकरी से निकल गया तो खुश है, वह खुद भी आज़ाद महसूस कर रहा है।
अब बेटे को शाबाशी दे रहा है कि वाह बेटा, जो तेरा बाप नहीं कर सका वो तूने कर दिया। खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। गजब मारा, सोचो कैसा मारा होगा। सब बदला एक बार में ले लिया। खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। अब इसके बाद यहाँ कहानी खत्म होती है। अब कहानी को एक बार फिर सुनिए। खोखा सेन साहब का बेटा है, और जब सेन साहब का बेटा है तो सेन साहब का जो जहरीला कुटिल बुद्धि है वह उसके अंदर भी है। गिरधर लाल एक सेन साहब के काम करने फैक्ट्री में काम करने वाला एक किरानी है जिसका बेटा मदन है। एक तरफ सेन साहब अपने बेटे को अपना जहर दे रहे हैं, गिरधर लाल अपने बेटे को जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए उससे स्वतंत्र होने पर खुशियां भी जाहिर करता है कि वाह बेटा, क्या अच्छा काम किया तुमने। विष के दांत इस कहानी का शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ बात बड़े मनुष्य के साथ साथ छोटे मनुष्य के स्वभाव का भी, बच्चे के स्वभाव का भी यहाँ चित्रण है, जिसमें जहर यानी हमारा भेदभाव का जो जहर है वह स्पष्ट दिखता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसका क्वेश्चन आंसर हमारे ऐप पर उपलब्ध है, गोरांगो क्लासेस के ऐप पर। आप जाइए प्ले स्टोर से गोरांगो क्लासेस डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। इससे पहले की वीडियोस में भी, आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट, और यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा इसका। तब तक के लिए अगली कहानी के साथ फिर जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।